नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने वृंदावन लाल वर्मा का मूल्यांकन कैसे किया है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों की विषय वस्तु क्या रही है, प्रमुख प्रमुख कौन कौन से उपन्यास रहे हैं, ठीक है, उनके पात्र कौन से हैं, और फिर संवाद योजना कैसी रही है, और आलोचक के तौर पर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं। इस पूरे मैटर को हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है हिंदी उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, तो उसमें हम वृंदावन लाल वर्मा पर आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा के ज्यादातर उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। और इसके पहले हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के बारे में पढ़ा, जस्ट उसके पहले प्रसाद के रूप में व्यक्तिवादी उपन्यासकार के रूप में देखा, और प्रेमचंद को हमने सामाजिक उपन्यासकार के रूप में देखा। और उसके पहले जो शुरुआती दौर में उपन्यास लिखे जा रहे थे, ज्यादातर उपन्यास उपदेशपरक और सुधारवादी प्रवृत्ति के आधार पर लिखे जा रहे थे। तो आप इस सीरीज के माध्यम से ये भी जान पा रहे हैं कि हिंदी उपन्यासों का विकास कैसे हुआ और कैसे धीरे धीरे प्रवृत्तियां भी बदलती रही। जो विद्यार्थी पीएचडी के बारे में सोचते हैं कि कोई टॉपिक उनको मिले, तो वो हिंदी उपन्यासों की प्रवृत्ति मूलक जो भी परिवर्तन हुए उन पर शोध कार्य कर सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा पर जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका संबंध झांसी से रहा है, और इनके उपन्यासों में ज्यादातर आपको बुंदेलखंड का परिवेश दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही मैंने झांसी कहा, आपके मन मस्तिष्क में हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी साहित्यकार हैं वो उनके नाम आगे होंगे, और चाहे वो बुंदेलखंड के इलाके के भी होंगे तो रचनाकार आपके मन में आने शुरू हो गए होंगे। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और निधन 1969 ईस्वी में। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सन 1884 ईस्वी में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आलोचक का जन्म हुआ था। अब मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट्स के रूप में आप जरूर बताइए कि किस हिंदी आलोचक का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, और हम उसे हिंदी आलोचना के क्षेत्र में मील का पत्थर मानते हैं। तो अब चलते हैं, हम लेक्चर पर विस्तार से बात करते हैं। बच्चन सिंह के पुस्तक के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के बारे में वो लिखते हैं कि स्वच्छंदतावाद की उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऐतिहासिक वृत्तों में आधुनिक समस्याओं का अन्वेषण और समाधान खोजते हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो खास विशेषता है कि इनका जो समय था, एक तरीके से देखेंगे उस जमाने में छायावाद और स्वच्छंदतावाद समानांतर रूप से चल रहे थे। उस दौर में इन्होंने अपने उपन्यासों का जो कथ्य रखा वो ऐतिहासिक रखा, जिसके बारे में हमने पहले ही संकेत कर दिया था। यानी कि शुरुआती दौर में जो हमारी बातें होती हैं वो निरर्थक नहीं होती हैं, बल्कि इस लेक्चर से जुड़ी होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह दौर था जब वृंदावन लाल वर्मा लिख रहे थे, तो कविता के क्षेत्र में छायावाद और स्वच्छंदतावाद का दौर चल रहा था। उस पृष्ठभूमि में इन्होंने ऐतिहासिक आधार पर उपन्यास लिखने की कोशिश की, और जो भी इनके ऐतिहासिक उपन्यास थे वो आधुनिक समस्याओं का अन्वेषण और समाधान खोजते हुए नजर आ रहे थे। तो मान लीजिए ये कथन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि वृंदावन लाल वर्मा के बारे में किसका कथन है कि वृंदावन लाल वर्मा स्वच्छंदतावाद की उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऐतिहासिक वृत्तों में आधुनिक समस्याओं का अन्वेषण और समाधान खोजते हैं। तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि हमने अनुराग हिंदी अकेडमी में पढ़ा था कि डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसके पहले किशोरी लाल गोस्वामी ने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, किंतु उनमें इतिहास तो कम है, तिलस्म, जासूसी, हिंदूवाद का कॉकटेल अधिक है। ये देखिए कथन, कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वृंदावन लाल वर्मा ने पहली बार
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखने का प्रयास किया, बल्कि इनके पहले किशोरीलाल गोस्वामी, जिन पर कि हमने चर्चा कर ली है, आपके मन में भी आ गया होगा कि कौन कौन से इनके उपन्यास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखने का प्रयास किया था, लेकिन बच्चन सिंह का कहना है कि उसमें इतिहास तो कम है, ज्यादातर क्या है, तिलस्म है, जासूसी है और हिंदूवाद का कॉकटेल है। कॉकटेल यहाँ पर अंग्रेजी शब्द के रूप में आया हुआ है, जिसका कि अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो किसी चीज में जब हम नशा का भाव पाते हैं तो उसको कॉकटेल के रूप में देख सकते हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यास उस तरीके के ऐतिहासिक उपन्यास नहीं रहे हैं जैसे कि वृंदावन लाल वर्मा के रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी उपन्यास के विकास की जो परंपरा रही है, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें, ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित, तो शुरुआत तो किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि कर चुके थे, लेकिन बच्चन सिंह उसको शुद्ध तरीके से इतिहास के आधार पर उपन्यास लेखन नहीं मानते हैं, बल्कि इसकी शुरुआत वो वृंदावन लाल वर्मा से मानते हैं और लिखते हैं कि ठीक ठिकाने के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्मा जी ही ठहरते हैं। अब मान लीजिए ये यहाँ पर कथन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस वर्मा जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हिंदी साहित्य ने बहुत सारे वर्मा जी को दिया हुआ है, जिसमें आप राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा का नाम याद रख सकते हैं। तो जब ऐतिहासिक उपन्यासकारों की चर्चा होगी तो वहां पर वृंदावन लाल वर्मा का नाम आपके दिमाग में स्वतः आ जाना चाहिए। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि ठीक ठिकाने के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्मा जी ही ठहरते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के अलावा इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु इनकी प्रसिद्धि ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण ही है। तो यानी कि वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास लेखन रहा है वो विस्तृत रहा है। उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे, लेकिन जितने भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे वो सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रहे। आगे लिखते हैं कि वे झांसी के रहने वाले थे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि झांसी का उल्लेख बार बार वृंदावन लाल वर्मा के संदर्भ में आता रहेगा। तो झांसी समेत जितने भी साहित्यकार हैं आपके दिमाग में वो आने लगे होंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त का नाम जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। वृंदावन लाल वर्मा झांसी के रहने वाले थे। बुंदेलखंड के इतिहास, मिट्टी और जातीयता से उन्हें हार्दिक लगाव था। ये देखिए कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड के इतिहास, मिट्टी और जातीयता से उन्हें हार्दिक लगाव था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये किस लेखक के संदर्भ में बात कही है? तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि ये वृंदावन लाल वर्मा के बारे में उन्होंने कहा है। बुंदेलखंड वैसे हमारे हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि मैत्रेयी पुष्पा का नाम आपने सुना होगा, उनकी भी रचनाओं में बुंदेलखंड दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बुंदेलखंड के इतिहास, मिट्टी, जातीयता की बात की गई। जैसा कि आप जानते हैं जातीयता शब्द का प्रयोग ज्यादातर रामविलास शर्मा ने अपने आलोचना में ज्यादा किया हुआ है, और यहाँ पर जातीयता का मतलब किसी कास्ट या जाति से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग उन्होंने नेशन के अर्थ में किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में हमारे इतिहास में जो अलग अलग राजाओं के भूखंड थे उन्हीं को देश की परिकल्पना के रूप में देखा जाता था। जितना दूर उनका क्षेत्र है उसी को वो देश मानते थे, और देश मानते हुए अपने पड़ोसी के ऊपर आक्रमण करते थे और अधिकार कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी देश की अवधारणा है या राष्ट्र की अवधारणा वो अलग ढंग की है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर कोहिमा तक की जो अवधारणा है वो एक तरीके से राष्ट्रवाद के रूप में देख सकते हैं। तो ये जातीयता शब्द केवल बुंदेलखंड के अर्थ में ही प्रयुक्त हुई है। आगे लिखते हैं कि उनके नदी नाले, छोटे बड़े दुर्गों के ध्वंसावशेष, कहीं हरी भरी, कहीं खलवाट पहाड़ियां, ऊंची नीची विषम जमीन, भव्य वीरानगी अपने आप में रोमांटिक है। ऐसा बुंदेलखंड उनके व्यक्तित्व में पूरी तरह घुल मिल गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को बुंदेलखंड के इलाके के भी बच्चे देख रहे होंगे, और जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं, बुंदेलखंड के नदी नाले, छोटे बड़े दुर्गों के जो भी ध्वंसावशेष हैं, हरी भरी कहीं कहीं हरे भरे क्षेत्र हैं, कहीं कहीं पर एकदम से, जैसा कि आप जानते हैं बुंदेलखंड सूखा के लिए भी जाना जाता है, पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है और असमतल जमीनों के लिए भी जाना जाता है।
बुंदेलखंड का जैसे ही नाम लेते हैं तो वहां के डाकुओं की भी याद आती है। हालांकि अब चीजें धीरे धीरे बदल चुकी हैं। भव्य वीरांगी सब का उल्लेख वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों में किया है। एक तरीके से देखा जाए तो बुंदेलखंड उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब है, जब आप टीएस इलियट को पढ़ेंगे परंपरा की अवधारणा, तो उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है कि परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा, और उसमें उन्होंने कहा कि वैयक्तिक प्रतिभा जिस रचनाकार में जितना ज्यादा होगी, उसकी रचनाशीलता में उसके आसपास के जो भी वातावरण है वो मौजूद होंगे, जो कि इतिहास का काम करेंगे। तो बुंदेलखंड को अगर आपको जानना है तो एक तो आप राजनीतिक इतिहास पढ़ सकते हैं कि बुंदेलखंड क्या है, लेकिन अगर आप वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को भी पढ़ते हैं तो भी आप बुंदेलखंड के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त उसके ऐतिहासिक वृत्तों का उन्होंने प्रामाणिक अध्ययन किया, वहां की अनुश्रुतियों और किंवदंतियों का जीवन परिचय प्राप्त किया। यानी कि इससे यह पता चल रहा है कि वृंदावन लाल वर्मा ने यूं ही हिंदी उपन्यास में ऐतिहासिक चेतना से नहीं लिखना शुरू किया, बल्कि उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अनुश्रुतियों का संग्रह किया, साथ में किंवदंतियों का भी संग्रह किया, उसका अध्ययन किया, इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। इस परिवेश से जो रोमानी चेतना आविर्भूत हुई, वर्मा जी ने उसे अपने उपन्यासों में पुनर्जीवित किया है। यानी एक बार फिर से इन सारी चीजों को उन्होंने विषय वस्तु बनाते हुए नया रूप दिया है। कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंद बरदाई कह सकता है। एक तरीके से आप देख रहे हैं चंद बरदाई जो कि आदिकाल के कवि हैं, पृथ्वीराज रासो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चंद बरदाई की तुलना बच्चन सिंह ने वृंदावन लाल वर्मा से की, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा की तुलना उन्होंने चंद बरदाई से की। एक तरीके से उपमा यहां पर दी गई है। मान लीजिए एक कथन आ जाता है कि किसका कथन है कि कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंद बरदाई कह सकता है। चंद बरदाई जबकि कवि है, लेकिन चंद बरदाई ने जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा विस्तृत रूप में वर्णन किया है, वैसे ही वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड का चित्रण किया है, और उसी ऐतिहासिक चेतना के आधार पर गढ़गुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुसाहिबजू, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो देखिए, जो बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में जिन उपन्यासों का उल्लेख किया है, उनका नाम यही है गढ़गुंठार, जिसका कि प्रकाशन 1927 ईस्वी में माना जाता है। कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे कि 1928 भी है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। विराटा की पद्मिनी जो उपन्यास है सन 1936 ईस्वी में लिखा गया, और सन 1936 में जहां ऐतिहासिक चेतना को केंद्र में रखते हुए वृंदावन लाल वर्मा ने विराटा की पद्मिनी लिखा, वहीं प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। इसको आपको समानांतर अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। झांसी की रानी नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा 1946 ईस्वी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आधार बनाते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, लेकिन जबकि आप देख रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आधार बनाते हुए वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास लिख दिया। कचनार जो उपन्यास है 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मृगनयनी बहुत ही फेमस उपन्यास इनका 1950 ईस्वी में, यानी आप देख रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद का। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद माधवजी सिंधिया ये भी 1957 ईस्वी में। ये सारे उपन्यास क्या रहे हैं? ऐतिहासिक उपन्यास है। वैसे मोटे तौर पर हम देखें तो वृंदावन लाल वर्मा के कुल 14 उपन्यास दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस स्लाइड में हमने देखने का प्रयास किया कि ऐतिहासिक चेतना के आधार पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने वृंदावन लाल वर्मा की तुलना चंद बरदाई से की, और उनके उपन्यासों के बारे में यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से उपन्यास हैं जो कि ऐतिहासिक चेतना पर है। अब क्रमशः हम इन उपन्यासों के विषय वस्तु पर बात करते हैं। गढ़गुंठार जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके उपन्यास को माना है? तो तुरंत आप बता देंगे कि वृंदावन लाल वर्मा के गढ़गुंठार को माना है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है?
इसमें तत्कालीन सामंती जीवन के विकृतियों, युद्धों की लक्ष्यहीनता, मिथ्या जातीय दर्प, राष्ट्रीयता का अभाव का चित्रण हुआ है। तो ये गढ़गुंठार। विराटा की पद्मिनी अत्यंत रोचक ऐतिहासिक उपन्यास, रोमांचकारी उपन्यास है। यानी कि पहला गढ़गुंठार हो गया, दूसरा विराटा की पद्मिनी। ये कई आप देखेंगे कि नौकरी वाले परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में विराटा की पद्मिनी को भी रखा गया है। और ये कैसा उपन्यास है? अत्यंत रोचक ऐतिहासिक रोमांस से भरा हुआ उपन्यास है। इसमें सामंती कुचक्रों और दाव पेच के बीच प्रेम की बलिदान गाथा का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें सामंती जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियों, युद्ध और प्रेम, का भव्य चित्रण हुआ। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ प्रेम है। जैसे जो बच्चे पीएचडी के लिए बार बार कहते हैं, इस तरीके के भी वो विषय वस्तु बना सकते हैं कि उपन्यासों में युद्ध और प्रेम की चर्चा किन किन उपन्यासों में की गई है। एक तो आपने देखा कि विराटा की पद्मिनी है। इसी पैटर्न पर और 2-3 उपन्यासों को लेकर एक अच्छा टॉपिक वो बना सकते हैं। आज जैसे आपने एक रचना पढ़ी होगी, वार एंड पीस, ठीक है, यानी कि युद्ध और शांति। ये विदेशी रचना है, उसको आधार बनाते हुए उसका अनुकरण करते हुए हिंदी साहित्य में भी रचनाएं की गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सामंती जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियों, युद्ध और प्रेम, का भव्य चित्रण हुआ है। और विराटा की पद्मिनी में ही नहीं, बल्कि आप पृथ्वीराज रासों में भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके की ही घटना दिखाई देती है। आदिकाल में ज्यादातर रचनाओं में युद्ध और प्रेम का भव्य चित्रण हुआ है, ज्यादातर रचनाओं में आप देखेंगे, इसीलिए उसको वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ऐतिहासिक चेतना के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा ने परंपरा का भी निर्वहन किया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में आंचलिक इतिहास को पूरे देश और अंग्रेजी राज विरोध अभियान से जोड़ दिया गया है। इसके पहले झांसी की रानी को झांसी के संकीर्ण घेरे में रखकर देखा जाता रहा है। वर्मा जी ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया कि महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य के लिए युद्ध किया और उनके युद्ध के पीछे एक सुनियोजित राष्ट्रीय योजना थी। प्रेम कथाएं इसमें भी हैं, पर वे सामाजिकता से जुड़ी हुई हैं। रानी के साथ इस युद्ध में हिंदू मुसलमान एक साथ हैं। मुसलमानों की विश्वसनीयता कुछ अधिक ही है, किंतु उपन्यास में डॉक्यूमेंटेशन अधिक हो गया है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब दस्तावेजीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, तथ्यों का इसमें बहुत ज्यादा जमावड़ा है। ठीक है, दस्तावेजीकरण को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी कि विवरण ज्यादातर दे दिया गया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो उपन्यास है, इसमें आंचलिक पुट थोड़ा सा मिला हुआ है और पहली बार आप देख रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो व्यक्तित्व रहा है या फिर उनका जो मिशन रहा है देश को आजाद कराने में या फिर अंग्रेजों से लड़ने में, उसको संकीर्ण घेरे से बाहर निकालते हुए व्यापकता में देखने की कोशिश वृंदावन लाल वर्मा ने की है। और पूरा इसमें, और न सिर्फ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, बल्कि इसमें हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे और उपन्यासों को देखते हैं। जिसमें फेमस उपन्यास है, उसका नाम है मृगनयनी। वर्मा जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तथ्य की व्यापकता और गहराई तथा कला कौशल की दृष्टि से भी, यानी कि मृगनयनी को देखा जाए तो कथ्य की व्यापकता और गहराई और जो इसकी बनावट है, यानी रचनात्मक शैली के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप देख रहे हैं कि एक दौर होता है जिसमें हर लेखक एक दूसरे लेखक से प्रभावित होते हैं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। न सिर्फ हम वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को देख रहे हैं, बल्कि हम अपने दिमाग को रबर की तरफ फैला भी रहे हैं। एक शब्द यहां पर आप देख रहे हैं, व्यापकता और गहराई। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक ने एक निबंध लिखा है। आप लोगों के लिए इस चैनल में यह दूसरा होमवर्क है। आप अगर कमेंट्स करके बताएंगे कि व्यापकता और गहराई नाम से निबंध किसने लिखा है, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह और जिसका ये निबंध है, दोनों अपने समकालीन रहे हैं और एक दूसरे की शब्दावली से परिचित भी रहे हैं। जैसे कई बार हमें लगता है
कि कहीं पर हमें भाषण देना है, स्पीच देना है, तो कैसे अपने शब्दों को हम बहुत ही वजनदार बनाएं और बहुत ही अच्छे से प्रस्तुति दें। तो आपको इस तरीके की किताबें या फिर इस तरीके के ग्रुप में रहना पड़ता है। अनायास ही व्यापकता और गहराई शब्द यहाँ पर नहीं आया। उसका कारण मैं बता रहा हूं। अगर आप उस आलोचक का नाम बता देंगे तो आप समझ में आ जाएगा तुरंत कि डॉक्टर बच्चन सिंह और फलां कितना एक दूसरे से प्रभावित रहे होंगे शब्दावलियों को भी लेकर। मृगनयनी के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखते हैं कि ये वृंदावन लाल वर्मा की सबसे प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, तथ्य की दृष्टिकोण से और शिल्प की दृष्टि से भी। इसमें राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन है। देखिए, इसके पहले हमने युद्ध और प्रेम पर आधारित जो रचना का नाम बताया वो विराटा की पद्मिनी था, और यहाँ पर एक दूसरा और उपन्यास आ गया मृगनयनी। तो जो विद्यार्थी पीएचडी टॉपिक को लेकर खोज में है वो बना सकते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में युद्ध और प्रेम की पृष्ठभूमि, ठीक है, एक इसको नोट कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं चाहता तो 1 बाय 1 इसको बता के चला जाता, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत उम्मीद से और एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म को चुने हुए हैं। वक्त जरूर समझने में लग रहा होगा, समझाने में मुझे लगेगा, क्योंकि जो पॉपुलर चीजें होती हैं वो ज्यादा लोगों में चर्चित हो जाती हैं, ज्यादा उसको व्यूज मिलते हैं, लेकिन जो सॉलिड चीजें होती हैं देर सवेर उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं और फिर उसका महत्व समझ में आता है। तो नोट कर लीजिए टॉपिक, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में युद्ध और प्रेम, ठीक है। और 2 उपन्यास आपको मिल गए, और भी बाकी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने 14 उपन्यासों की बात की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी लेखक होता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, कहीं ना कहीं उसको मिक्स कर ही देता है। तो उम्मीद है कि एक टॉपिक आप लोगों को बहुत बेहतरीन टॉपिक मिल गया होगा। उसके पहले आपको मृगनयनी के बारे में बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये वृंदावन लाल वर्मा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, तथ्य के दृष्टिकोण से और शिल्प की दृष्टिकोण से भी। और उसकी विषय वस्तु क्या रही, आप देख रहे हैं कि अंतर्विरोधी, राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन इसमें दिखाया गया है। आगे बात करते हैं। आगे इसी उपन्यास के विस्तार में लिखते हैं बच्चन सिंह कि ग्वालियर नरेश मान सिंह अपने समय के अत्यंत पराक्रमी वीर और कलाप्रिय थे। मृगनयनी उनकी आह्लादनी शक्ति थी, जिसे अपने गांव, नदी, पहाड़, समस्त बुंदेलखंड से वैसा ही प्यार था जैसे नदी को अपने किनारों से होता है। राजा ने राई जैसे सड़ियल गांव में मृगनयनी के सौंदर्य की लपट देखी, और मृगनयनी ने राजा में तुर्की के दमन का शौर्य, दोनों विवाह बंधन में बंध गए। मृगनयनी पृथ्वीराज की संयोगिता न थी जो मान सिंह को विलास के दलदल में खींच लाती। अब देखिए, इस उपन्यासकार पर विचार करते हुए बार बार बच्चन सिंह आदिकाल में चले जा रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के इर्द गिर्द वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक चेतना है उसको देखने में बार बार उनको आदिकाल में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ग्वालियर के जो नरेश राजा है मान सिंह, उनको एक गांव की लड़की मृगनयनी के सौंदर्य को देखकर प्रेम हो जाता है, जिसको हम बाहरी आकर्षण बोल सकते हैं। प्रेम का पहला ही जो लक्षण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया वो स्वरूप बताया, यानी रूप देखकर जब आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेम की तरफ जा रहे हैं, और जब आप गुण देखकर पसंद करते हैं तो आप श्रद्धा की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखेंगे क्योंकि मेरे गुण की वजह से जुड़े हुए, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम नहीं हूं कि आप मेरे रूप को देखकर आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं। आप लोग याद करिए अपने विद्यार्थी जीवन, छात्र जीवन को, जब आप स्कूलों में पढ़ते थे, इसके बाद कॉलेज में चले गए या विश्वविद्यालय में चले गए, क्योंकि प्रेम को लेकर कहा जाता है कि दिल तो बच्चा है जी, कभी भी ये प्रेम हो सकता है। वैसे ही मान सिंह को मृगनयनी से प्रेम हुआ। आप याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम को, उसमें जो राजा दुष्यंत है वो जब शकुंतला को देखते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के राज्य में इतनी भी कोई सुंदर
लड़की होगी या फिर स्त्री होगी, उनको भी प्रेम हो जाता है। और आगे क्या होता है सारी चीजें आप जानते हैं। मान सिंह को भी उसी तरीके से हो रहा, मृगनयनी से, फिर उनको प्यार हो जाता है और मृगनयनी को भी प्यार होता है। मृगनयनी को मान सिंह के रूप पर प्यार नहीं होता बल्कि उनके गुण पर प्यार होता है। तुर्की के दमन का शौर्य उन्होंने देखा कि ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर एनिमल मूवी देखे होंगे और जो अभी नई आई हुई है, कुछ उसकी भी कथा वस्तु इसी टाइप की है। और उसमें है कि महिलाएं ज्यादातर जो पावरफुल व्यक्ति हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मृगनयनी भी मान सिंह से क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। दोनों विवाह बंधन में बंध गए। लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ये आ रहा है कि मृगनयनी जो है पृथ्वीराज की संयोगिता न थी कि वो विलास में डुबो देगी, बल्कि मृगनयनी का क्या रोल है देखते हैं। सौंदर्य और प्रेम का ऐसा रचनात्मक प्रयोग अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता। रानी होकर भी मृगनयनी अपने ग्रामीण गुणों को बनाए रखना चाहती है। मानसिंह को तुर्कों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। यानी कि यहाँ पर देखिए मोटिवेशनल चीजों का काम करना, मोटिवेट कर रही है मानसिंह को। मानसिंह के राज्यकाल में तुर्की को बार बार मुंह की खानी पड़ी। उसी की प्रेरणा से मान मंदिर और गुजरी महल की श्रेष्ठ वास्तुकला के दर्शन हुए। राग गुजरी का आविष्कार हुआ। जो लोग बुंदेलखंड इलाके के होंगे वो सारी चीजों को जान रहे होंगे। मानसिंह स्वयं ध्रुपद जैसे जटिल राग के पुरस्कर्ता थे। देखिए मानसिंह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो नरेश भी थे, साथ में संगीत में भी उनका बहुत ही रुझान था। जाति पाति का खंडन स्वयं उनका विवाह था। क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई आईएएस हो जाता है तो फिर वो कहाँ छोटे लोगों को देखता है। ठीक है, अभी तो टीचर्स में सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन मान सिंह ने उस वर्ग भेद को भी तोड़ा। उन्होंने एक ग्रामीण, हो सकता है कि मृगनयनी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नाम से ही ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर रही होगी, हम लोग तो देखे नहीं लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। यानी कि विवाह का उन्होंने एक तरीके से जाति पात को भी तोड़ा। मान सिंह लाखी और अटल के विवाह की अनुमति पुरोहित ने नहीं दी। पौरोहित्य का कार्य स्वयं मृगनयनी ने संपन्न किया। और यहाँ पर भी इन्होंने तोड़ा कि पुरोहित ने बहुत ज्यादा जो अंतरजातीय विवाह उनकी अनुमति नहीं दी, लेकिन उसको चुनौती देते हुए खुद मृगनयनी इसमें आगे बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि मृगनयनी कहीं संयोगिता से ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़ रही है। क्यों ताकतवर दिखाई पड़ रही है? एक ये जो मृगनयनी है वो गुलाम भारत की नहीं है बल्कि आजाद भारत की, क्योंकि 1950 में ये उपन्यास लिखा गया है। इसके प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि मान सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे किसानों और मजदूरों के सुख दुख के साथी थे। अब मान सिंह का चरित्र आपको बड़ा ही अलग ढंग का दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए शायद ये उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। देश, धर्म, जाति और कला के प्रति मृगनयनी और मान सिंह का राग भाव तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन से भी अनुप्रेरित है, यानी उनके ऊपर प्रभाव दिखाई पड़ता है। मान सिंह का प्रश्न है, कर्तव्य वाले अंग में अब कौन सी कसर रह गई है देवी? मृगनयनी का उत्तर देखिए, प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीनता की। मान सिंह का प्रश्न क्या है और मृगनयनी उत्तर क्या दे रही है, इसी से पता चल जा रहा होगा इस उपन्यास के दोनों पात्रों के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा के दबाव में आप इतना पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो जरूर एक बार मृगनयनी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके अंदर एक जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी। आगे बात करते हैं, इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए। पूछा जा सकता है कि कर्तव्य वाले अंग में अब कौन सी कसर रह गई है देवी? मृगनयनी कह रही है कि प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीनता की। आगे कुछ और उपन्यास हैं जिसमें कुंडली चक्र, अमरबेल, अचल मेरा कोई आदि जितने भी उपन्यास हैं ये सामाजिक उपन्यास है। इसकी भी रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की। वर्मा जी के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहन शैली, यानी उनके कहने की जो शैली है उनकी खास विशेषता है। उनके पास कथा अवश्य होती है, वे उसे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक उसके प्रवाह के साथ हो लेता है। न जाने, मुझे पता नहीं है कि जब मैं इस वीडियो लेक्चर को आपके सामने नोट्स के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, मैंने हूबहू हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से पूरा मैटर लिया है और पॉइंट वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये कहन शैली है जो कि आपके मन मस्तिष्क में
प्याज की परत की तरह सतह दर सतह बैठ रही होगी और ये पूरा लेक्चर आपको कहानी के रूप में याद हो गया होगा। ये क्या है? शैली के रूप में। आप सभी कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी बात कितनी संप्रेषित हो रही है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि वर्मा जी के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहन शैली। वे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक उसके प्रवाह के साथ हो लेता है। नरेटर की टीका टिप्पणी के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है। यानी जो कथावाचक है उसके पास, यानी जो पाठक है उसके पास कोई टीका टिप्पणी के लिए जगह ही नहीं है, बल्कि वो उस प्रवाह, उस गति के साथ ही अपने को बहा लेता है। बुंदेलखंडी माटी की गंध, भाषा की मिठास, बुंदेली रीति नीति, लोक बाग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पाठक बुंदेलखंड की धरती के जीवंत संपर्क में हो। तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आप वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसमें झांसी और बुंदेलखंड बार बार आएगा और साथ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हुए। तो इस कथन को भी ध्यान में रखिए कि बुंदेलखंडी माटी की गंध, भाषा की मिठास, बुंदेली रीति नीति, लोक बाग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पाठक बुंदेलखंड की धरती के जीवंत संपर्क में हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों को अच्छे से समझ गए होंगे। साथ में बुंदेलखंड के जो साहित्यकार हैं, आप रीतिकाल में भी देखेंगे तो कई बुंदेलखंड के साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, भक्ति काल में भी मिल जाएंगे। यानी कि साहित्यिक दृष्टिकोण से ये जो माटी, हालांकि मैं तो हूँ पूर्वांचल का, लेकिन न जाने मैं जब साहित्य पढ़ रहा हूँ तो मुझे बुंदेलखंड के साहित्य में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि मैं तो अब शोध इत्यादि कर ही चुका, मैं बता सकता हूं कि जो विद्यार्थी खासतौर से बुंदेलखंड के हैं वो जरूर हमारी बात को ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वृंदावन लाल वर्मा के पूरे उपन्यास को आप समझ गए होंगे जो बच्चन सिंह ने अपने पुस्तक में लिखा है। एक एक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।